Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. I am here again with a new act which is known as the Prenatal Diagnostic Techniques Regulation and Prevention of Misuse Act 1994. तो ये जो एक्ट है ये बेसिकली प्री नेटल के डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में बात करेगा और कैसे इसका रेगुलेशन किया जाना चाहिए, कैसे प्रिवेंट किया जाना चाहिए इसकी मिसयूज़ को, उससे रिलेटेड इसमें चीज़ें दी हुई हैं, हम उनको समझेंगे एक एक करके। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्ट, लेट अस नो व्हाट इज़ द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। सो इनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट इज़ 28 सितंबर 1994, मतलब 20 सितंबर 1994 में इसका इनैक्टमेंट हुआ था। अब हम आते हैं इसके प्रीएम्बल पे, फिर हमें इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट को लाने का। तो प्रीएम्बल को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कॉन्सेप्शन एंड फॉर रेगुलेशन ऑफ prenatal diagnostic techniques for the purposes of detecting genetic abnormalities or metabolic disorder or chromosomal abnormalities or certain congenital malformations or sex-linked disorders, and for the prevention of their misuses for sex determination leading to female feticide and for matters connected therewith or incidental thereto। तो बेसिकली ये जो एक्ट है ना, वो इसका मेन मोटो ये है कि सेक्स सिलेक्शन को प्रोहिबिट करना, टू डिटेक्ट द सेक्स सिलेक्शन। जैसे कि हम लोग तो जान ही रहे हैं कि इस तरीके के जो प्रैक्टिसेस हैं वो चल रही हैं हमारी सोसाइटी में। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स तो हैं ही साइंटिफिक, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो फीटस है वो फ्यूचर में मेल चाइल्ड होगा या फिर फीमेल चाइल्ड होगी। तो ये पता लगाने के लिए इन सब तरीकों को लोग यूज़ करते हैं और फिटिसाइड को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। बेसिकली इस एक्ट का लाने का सेंस यही था कि किसी भी तरह की अगर एबनॉर्मलिटीज़ हों उस फीटस में, उस एम्ब्रियो में, तो उसको डिटेक्ट किया जा सके और सही टाइम पे उसको अबॉर्ट किया जा सके, जिससे कि जो आने वाला चाइल्ड हो वो अच्छा हो। लेकिन इसका गलत तरीके से लोग यूज़ करने लगे, इसका यूज़ लोग करने लगे सेक्स डिटर्मिनेशन में। जिनको लड़का चाहिए होता था वो पता करते थे कि अगर बच्चा होने वाला जो है वो लड़का है तो उसको कंटिन्यू करते थे, अदरवाइज अगर उन्हें पता चलता था कि लड़की है तो वो उसको अबॉर्ट करा देते थे। तो इस पूरे टर्म को फिटिसाइड कहा जाता था, जिसे हम भ्रूण हत्या भी कहते हैं। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या प्रीएम्बल है, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट, जिसको लेजिस्लेचर ने इस तरीके का एक्ट बनाया। तो अब हम आते हैं चैप्टर 1 पे, जिसको प्रिलिमिनरी कहा जाएगा। चैप्टर 1 का जो सेक्शन 1 है, यहाँ पे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात की जाती है, जैसे हर एक एक्ट में हमें देखने मिलता है। तो इसमें है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एट 1994। इस सब सेक्शन 1 से हमें नाम पता चलता है इस एक्ट का। फिर दूसरे सब क्लॉज में आते हैं तो इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप सभी को पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब ये एक्ट हर जगह लागू होगा। जम्मू कश्मीर में भी ये चीज़ें लागू होंगी 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद से। फिर सबसेक्शन 3 है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो इसका इन्फोर्समेंट डेट की बात की जा रही है कि ये इन्फोर्स में कब आएगा, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगी तब से ये इन्फोर्समेंट पे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन क्लॉज की सेक्शन 2 में। तो इसमें बहुत सारे डेफिनेशन क्लॉज दिए हुए हैं, हम वन बाय वन देखेंगे। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा टाइम दे के समझेंगे। तो ए है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब वही अथॉरिटी जो सेक्शन 17 में अपॉइंट की जाएगी। जब हम आगे सेक्शन 17 पढ़ेंगे तो वहाँ से पता चलेगा। फिर बी दिया है बोर्ड। बोर्ड मीन्स द सेंटर सुपरवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7। इट मीन्स दैट सेक्शन 7 में जिस बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया जा रहा है उसी बोर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आते हैं बी ए।
जिसमें कॉन्सेप्टस की बात हो रही है। तो कॉन्सेप्टस का मीनिंग क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्टस बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ ड्यूरेशन विच स्टार्ट्स विथ फर्टिलाइजेशन टिल बर्थ। तो ये कॉन्सेप्टस के टर्म में आता है। तो इसको पढ़ के समझ में आएगा। जैसे दिया है ना, मीन्स एनी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन until birth including extra embryonic membrane as well as the embryo और fetus। ठीक, कॉन्सेप्टस का जैसे मैंने आपको बताया वही सेम मीनिंग होगी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट की आगे जो कॉन्सेप्शन के अंतर्गत आ रहा है, कोई भी ऐसा विकास की कोई भी ऐसी परिस्थिति, ऐसा स्टेज, एक ऐसा चरण जिसमें कि फर्टिलाइजेशन से ले करके बर्थ तक की जो भी बीच की जो भी पीरियड है, जो भी एक टाइम ड्यूरेशन है, उसको हम कॉन्सेप्टस कहेंगे, चाहे वो एम्ब्रियो हो या फिर वो एम्ब्रियो एंड फीटस इंक्लूड होगा यहाँ पे। फिर हम आते हैं बी पे। उसमें दिया हुआ है एम्ब्रियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रियो? तो एम्ब्रियो क्या होगा? एम्ब्रियो मीन्स अ डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये एक डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद का स्टेज है एम्ब्रियो, टिल द एंड ऑफ 8 वीक्स। मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद और 8 सप्ताह तक के जो पीरियड है वो आपका एम्ब्रियो कहलाएगा। 8 सप्ताह कह लीजिए या फिर 56 डेज कह लीजिए, 56 दिन। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का पीरियड से लेकर के 56 दिन तक का जो पीरियड होगा वो आपका एम्ब्रियो का कहलाएगा। फिर आते हैं बी सी पे। उसमें दिया है फीटस। फीटस क्या होगा? फीटस मीन्स अ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स डेवलपमेंट beginning of the 57th day following fertilization or creation, excluding any time in which its development has been suspended and ending at the birth। अगेन वही चीज़ है यहाँ पे भी। फीटस का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो फर्टिलाइजेशन के बाद से लेकर के 57th डे से स्टार्ट, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा? एम्ब्रियो पढ़ा ना। एम्ब्रियो में क्या कह रहा है? फर्टिलाइजेशन से लेकर के 8 सप्ताह मतलब कि 56 दिन तक। अब उसी 56 दिन के बाद से मतलब कि 57वें दिन से जो डेवलपमेंट प्रोसीजर टेक प्लेस हो रहा है, जो डेवलपमेंट प्रोसीजर शुरू हो रहा है, वो आपका फीटस कहलाएगा। और कब तक फीटस कहलाएगा वो? जब तक कि बर्थ नहीं हो जाती है, जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती है उस बच्चे की, तब तक वो एक फीटस है। फीटस में क्या एक्सक्लूड किया गया है, क्या टर्म नहीं इंक्लूड किया गया है, वो ये है कि एनी टाइम इन विच इट्स डेवलपमेंट हैज बीन सस्पेंडेड। वो पर्टिकुलर एक ऐसे टाइम को एक्सक्लूड कर दिया गया है फीटस में से जिसमें कि डेवलपमेंट का प्रोसेस सस्पेंड हो गया हो, डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक गया हो, वो चीज़ निकाल दी गई है। अब हम आते हैं सी पे। सी क्या कह रहा है? जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर मीन्स an institute, hospital, nursing home or any place by whatever name called which provides for genetic counseling to patients। ये एक जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है, इसकी बात कर रहा है, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, हॉस्पिटल हो गई, नर्सिंग होम हो गया, कोई भी ऐसा प्लेस हो गया, वॉट एवर नेम कॉल्ड, इसका जो भी आप उसको नाम कह सकते हो, विच प्रोवाइड्स फॉर जेनेटिक काउंसलिंग, जो एक काउंसलिंग प्रोवाइड कराती हो पेशेंट्स को। फिर आता है जेनेटिक क्लिनिक। सेम वहाँ पे भी वही बात होगी कि मीन्स अ क्लिनिक, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और एनी प्लेस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड विच इज़ यूज्ड फॉर कंडक्टिंग प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। देखिए, सेंटर एक ऐसा जगह है जहाँ पे काउंसलिंग कराई जा रही है, एंड क्लिनिक, जेनेटिक क्लिनिक एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोसीजर को कराया जा रहा है। द प्लेस वेयर दिस प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज टेकिंग प्लेस, राइट। तो ये हो गया जेनेटिक क्लिनिक। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज जेनेटिक क्लिनिक इंक्लूड्स, क्या क्या जेनेटिक क्लिनिक में इंक्लूड होगा? जैसे कि व्हीकल वेयर अल्ट्रासाउंड मशीन और इमेजिंग मशीन और स्कैनर और अदर इक्विपमेंट कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ द fetus or a portable equipment which has the potential for detection of sex during pregnancy or selection of sex before conception is used। एक्सप्लेनेशन बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि जेनेटिक क्लिनिक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं।
तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो सारी मशीन्स इंक्लूड होंगी, वो सारे इक्विपमेंट्स इंक्लूड होंगे जिनके पास ये कैपेसिटी है कि दे कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ दैट फीटस बिफोर और आफ्टर द कॉन्सेप्शन, राइट। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आता है ई में, उसमें जेनेटिक लेबोरेटरी की बात हो रही है। तो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ जेनेटिक लेबोरेटरी? लेट अस रीड। मीन्स अ लेबोरेटरी एंड इंक्लूड्स अ प्लेस, एक ऐसा लेबोरेटरी है, एक ऐसी जगह वेयर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड, जहाँ पे हर तरीके की सुविधाओं को दिया गया है फॉर कंडक्टिंग एनालिसिस और टेस्ट ऑफ सैंपल्स रिसीव्ड फ्रॉम जेनेटिक क्लिनिक और प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये एक लेबोरेटरी की बात की जा रही है जहाँ पे इस तरीके की फंक्शन को परफॉर्म किया जा सके, जैसे जो कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकती है, ऐसी चीज़ें। फिर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज genetic laboratory includes a place where ultrasound machine or imaging machine, scanner, other equipment capable of determining sex of the fetus, or a portable equipment which has a potential for detection of sex during pregnancy or selection of sex before conception is used। सेम चीज़ जैसे कि ऊपर मैंने बताया वही चीज़ है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, सारी मशीन्स इंक्लूड होंगे, सारे स्कैनर इंक्लूड होंगे जिनके पास ये कैपेसिटी है कि दे कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ दैट फीटस। ये हो गया। अब हम आते हैं एफ पे। एफ क्या कह रहा है? गाइनोकोलॉजिस्ट। तो गाइनोकोलॉजिस्ट जिसको हम स्त्री रोग विशेषज्ञ भी बोलते हैं, तो मीन्स अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु पजेसेस, जिनके पास हो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, जिनके पास इस ब्रांच में एक पीजी की क्वालिफिकेशन हो, उनको हम कहेंगे गाइनोकोलॉजिस्ट। ठीक। फिर आता है जी, जिसमें कि मेडिकल जेनेसिस्ट की बात की जा रही है। तो उसमें कौन कौन पर्सन इंक्लूड होंगे? हु पजेसेस अ डिग्री और डिप्लोमा इन जेनेटिक साइंस, जिन्होंने जेनेटिक साइंस में डिग्री लिया हो या डिप्लोमा लिया हो। द फील्ड ऑफ सेक्स सिलेक्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जिनके पास इस तरीके की डिप्लोमा हो जिसमें वो इस फील्ड में उनके पास प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के फील्ड में उनके पास डिप्लोमा हो, या फिर सेक्स सिलेक्शन से रिलेटेड, और हैज एक्सपीरियंस, और उनके पास अनुभव हो ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, 2 साल से कम तक का अनुभव नहीं होना चाहिए, 2 साल तक का कम से कम उनके पास अनुभव हो इन सारे फील्ड में। ऑब्टेनिंग, जिसमें कि क्या है, पहला एनी वन ऑफ द मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एनी द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, और ये सारे जो मेडिकल क्वालिफिकेशन है ना वो रिकॉग्नाइज्ड हो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के थ्रू, क्योंकि मेडिकल साइंसेज के जितने भी लोग कोर्सेज करते हैं तो वो सारी चीज़ें इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज होती हैं। जैसे हम लॉ ग्रेजुएट्स हैं तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो BCI के थ्रू ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रिकॉग्नाइज होता है। इन द सेम मैनर अगर मेडिकल का कोई स्टूडेंट है, उनके पास अगर कोई ऐसी डिग्री है तो वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। फिर दूसरा आता है अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस, एक PG डिग्री होनी चाहिए बायोलॉजिकल साइंस में। फिर हम H क्लॉज पे आते हैं, जिसमें क्या दिया है, पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन का मतलब होता है ना जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो मीन्स अ पर्सन हु पोजेसेस पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन पेडियाट्रिक्स, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन हो इस फील्ड में, इस ब्रांच में। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज आई, प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। ठीक, यहाँ प्रोसीजर की बात करेंगे हम। तो क्या क्या चीज़ें इस पे इंक्लूड है? मीन्स ऑल गाइनोकोलॉजिकल और obstetrical or medical procedure such as ultrasonography, fetoscopy, taking or removing sample of amniotic fluid, chorionic villi, blood or any other tissue or fluid of a man or of a woman for being sent to a genetic laboratory or genetic clinic or conducting any type of analysis or prenatal diagnostic test for selection of sex before or after conception। इसमें वो प्रोसीजर इंक्लूड किए गए हैं ना, जिसमें कि अल्ट्रासोनोग्राफी भी आएगी और फीटोस्कोपी भी आएगी। इसमें क्या होता है कि चाहे मैन हो या वुमेन हो, उनका हम फ्लूइड लेंगे, बॉडी फ्लूइड लेंगे। अगर वुमेन है तो उनकी एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, उनका कोरियोनिक विलाई लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, और उसको हम भेजेंगे ऐसे क्लिनिक पे
जहाँ पे इस तरीके के डायग्नोस्टिक जो टेस्ट हो वो कराई जा रही हो फॉर सिलेक्शन ऑफ सेक्स बिफोर और आफ्टर कॉन्सेप्शन। ओके, ये तो प्रोसीजर हो गया। फिर आता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। अब टेक्निक्स क्या होंगी, तो इंक्लूड्स ऑल प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो टेक्निक्स में वो सारे प्रोसीजर इंक्लूड हैं और वो सारे टेस्ट इंक्लूड हैं। फिर के में क्या है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब टेस्ट क्या होगा, टेस्ट में भी वही चीज़ें हैं जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी है और एनी टेस्ट और एनालिसिस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा, चाहे वो कोरियोनिक विलाई हो या ब्लड सैंपल हो, टिश्यू सैंपल हो, फ्लूइड हो प्रेग्नेंट वुमेन का, कनेक्टेड टू डिटेक्ट जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, किसी भी तरह के आनुवांशिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए या कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो उनको डिटेक्ट करने के लिए इन सारी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। और सेक्स लिंक डिजीजेस कुछ हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए वो सारे टेस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल अंडर दिस एक्ट विच इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कौन होगा, मीन्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु possesses any recognized medical qualification as defined in clause H of section 2 of the Indian Medical Council Act and whose name has been entered in a state medical register। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंदर गवर्न हो रहा हो, उसके अंदर रजिस्टर्ड हो, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। फिर एन है रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या होगा, मीन्स रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द बोर्ड अंडर दिस एक्ट। जो भी रेगुलेशन होंगे इस एक्ट के अंदर जो फ्रेम किए जाएंगे वो होंगे। फिर सेक्स सिलेक्शन क्या है, सेक्स सिलेक्शन में सारे प्रोसीजर और टेक्निक्स इंक्लूड होते हैं जिसमें कि टेस्ट कराया जाए जिससे ये पता चल जाए कि इस एम्ब्रियो में कौन सा ये एम्ब्रियो पर्टिकुलर किस सेक्स का है, चाहे वो फीमेल है या मेल है। फिर सोनोलॉजिस्ट और इमेजिंग स्पेशलिस्ट चीज़ें आ जाएंगी, जैसे मीन्स अ पर्सन हु possesses any one of the medical qualification recognized under the Indian Medical Council Act or who possesses a postgraduate qualification in ultrasonography और imaging techniques और radiology। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि जो भी इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के थ्रू गवर्न होने वाली जो भी चीज़ें हैं उनके अंडर में आने वाले जो भी कहते हैं ना कि उन्होंने कोई भी डिप्लोमा लिया हुआ है तो वो सारे सोनोलॉजिस्ट या इमेजिंग स्पेशलिस्ट आ जाएंगे उसके अंदर। फिर स्टेट बोर्ड क्या होता है, स्टेट बोर्ड मीन्स अ स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड और अ यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 16A। तो सेक्शन 16A में वो प्रोविजन दिया गया है कि कैसे एक स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड और यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया जाएगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर मीन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेट गवर्नमेंट हो गया। तो ये तो अभी तक हमने खत्म किया क्या, डेफिनेशन क्लॉज को, जो कि ए से लेके आर तक है। ओके, अब हम आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरीज एंड जेनेटिक क्लिनिक्स। इसमें रेगुलेशन की बात की गई है कि जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर और जेनेटिक लेबोरेटरी को कैसे हम रेगुलेट करेंगे। ठीक, तो सेक्शन 3 पे आते हैं। इसमें दिया है रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरीज एंड जेनेटिक क्लिनिक्स ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के कमेंस होने से ही, जैसे ही इस ये एक्ट लागू हो जाता है, नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक unless registered under this act shall conduct or associate with or help in conducting activities relating to prenatal diagnostic techniques। तो कोई भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर या लेबोरेटरी या क्लिनिक तब तक अपना काम परफॉर्म नहीं करेगी जब तक कि वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर न हो जाए। रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। फिर सेकेंड क्लॉज में देखते हैं, नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर और जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक शैल employ or cause to be employed or take service of any person whether or honorary
basis or on payment who does not possess qualification as may be prescribed। तो कोई भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर या फिर जेनेटिक लेबोरेटरी या कोई भी ऐसी क्लिनिक है, वो किसी भी ऐसे इंसान को, किसी भी ऐसे पर्सन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी जब तक कि उसके पास उस चीज़ से रिलेटेड क्वालिफिकेशन ना हो। फिर सब क्लॉज 3 में क्या दिया है? नो मेडिकल geneticist, gynecologist, pediatrician, registered medical practitioner, or any other person shall conduct or cause to be conducted or aid in conducting by himself or through any other person any prenatal diagnostic techniques at place other than a place registered under this act। तो कोई भी मेडिकल जेनेसिस्ट हुआ या कोई गायनिकोलॉजिस्ट हुई या कोई पेडियाट्रिशियन हुए या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हुए, वो किसी और जगह पर जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है उसको परफॉर्म नहीं करेंगे अदर देन द प्लेस विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जिसको रजिस्टर किया गया हो। यहाँ जिस चीज़ को रजिस्ट्रेशन के अंदर लाया गया हो सिर्फ वैसी प्लेस पे आपके सारी चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके की चीज़ों को कहीं पे भी परफॉर्म कर लें, ऐसा नहीं करना है। फिर आते हैं सेक्शन 3A। 3A क्या कह रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, मतलब ये सेक्स सिलेक्शन एक्ट को ही प्रोहिबिट कर रहा है। कैसे? वो ये है कि नो पर्सन इंक्लूडिंग अ स्पेशलिस्ट और अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी shall conduct or cause to be conducted or aid in conducting by himself or by any other person sex selection on a woman or a man or on both or any tissue, embryo, conceptus, fluid or gametes derived from either or both of them। ये बेसिकली कह रहा है कि नो पर्सन इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट, कोई भी स्पेशलिस्ट हो गए, कोई भी हो गया, वो पर्टिकुलर प्रोहिबिशन सेक्स सिलेक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करेंगे, चाहे वो विमेन या मेन या जो भी हो, वहाँ पे उनके किसी भी टिश्यू को या एम्ब्रियो को या कॉन्सेप्टस को, कोई भी फ्लूइड को वो सेक्स सिलेक्शन के लिए नहीं करेंगे कि वो पता करें कि ये मेल है या फीमेल है। 3B कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन एटसेट्रा टू पर्सन, लेबोरेटरी, क्लिनिक एटसेट्रा नॉन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि ऐसे किसी भी पर्सन को अल्ट्रासाउंड मशीन या अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह सेल नहीं की जाएंगी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होंगे। ठीक, ऐसे किसी भी लोगों को ये सारी जो डिटेक्टिंग मशीन्स हैं वो प्रोहिबिटेड हैं कि जो रजिस्ट्रेशन जो जिन्होंने इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं कराई है अपनी क्लिनिक को या अपनी लेबोरेटरीज को, उनको ये सारी चीज़ें सेल नहीं की जाएंगी। चैप्टर 2 हो गया। अब आते हैं हम चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 क्या बात कर रहा है? यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की बात हो रही है। ठीक, तो सेक्शन 4 इसका कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कैसे रेगुलेट किया जाएगा इन सारी चीज़ों को। इसमें दिया है कि ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो प्लेस इंक्लूडिंग अ रजिस्टर्ड सेकेंड हाँ, इसमें दिया है कि नो प्लेस इंक्लूडिंग अ रजिस्टर्ड जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर or genetic laboratory or genetic clinic shall be used or caused to be used by any person for conducting prenatal diagnostic techniques except for the purpose specified in clause 2 and after satisfying any of the conditions specified in clause 3। इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि रेगुलेट कर रहा है कैसे प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को करना है। इसमें यही कह रहा है कि सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में किया जाएगा जो कंडीशन सबसेक्शन 2 में प्रोवाइड की गई हैं, उनके अलावा और कोई भी कंडीशन में नहीं किया जाएगा। तो सबसेक्शन 2 में क्या कंडीशंस दी हुई हैं? इसमें दिया है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को पता करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज़ को पता करने के लिए, हीमोग्लोबिनोपैथीज को पता करने के लिए, या सेक्स लिंक्ड कोई जेनेटिक डिजीज़ हैं तो वो पता करने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा, या कोई कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज हैं उस फीटस में वो पता करेंगे। एनी अदर एबनॉर्मलिटीज और डिजीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। इसके अलावा सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड अगर कोई भी
एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में या डिजीज़ के बारे में हमें स्पेसिफाई करेगी, तो हम उस कंडीशन में ये सारे टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब यही हुआ कि सबसेक्शन 2 में जो भी 6 क्लॉज दिए हुए हैं ना, बेसिकली इन्हीं चीज़ के लिए इस एक्ट को लाया गया है, इन्हीं चीज़ के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। फिर सबसेक्शन 3 आता है जिसमें दिया है नो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स शैल बी यूज्ड और कंडक्टेड unless the person qualified to do so is satisfied for reason to be recorded in writing that any of the following conditions are fulfilled, namely। फिर दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, सेक्शन सबसेक्शन 3 बता रहा है कि कोई भी ऐसा प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स परफॉर्म तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वो सारी चीज़ें राइटिंग में रिकॉर्ड ना की गई हों, और वो अगेन ये जो 5 कंडीशन दी हुई हैं वो जब तक फुलफिल ना करती हों। वो कौन सी हैं कि जो एज है प्रेग्नेंट वुमेन की वो कम से कम 35 ईयर से ऊपर हो गई हो। फिर प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ अंडरगॉन ऑफ 2 और मोर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन ऑफ फीटल लॉस। वो प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो कम से कम 2 बार लगातार एबॉर्शन उन्होंने फेस कर लिया हो। तीसरा है कि द प्रेग्नेंट वुमेन हैड बीन एक्सपोज टू पोटेंशियली टेराटोजेनिक एजेंट सच एज ड्रग्स, रेडिएशन, इन्फेक्शंस और केमिकल। वो जो प्रेग्नेंट वुमेन हो हैं वो ड्रग्स वगैरह के एक्सपोज में आ चुकी हों। वो प्रेग्नेंट वुमेन और हर स्पाउस हैज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मतलब वो जो प्रेग्नेंट वुमेन हो उनकी एक ऐसी हिस्ट्री रही हो या उनकी फैमिली की एक ऐसी हिस्ट्री रही हो जो मेंटल रिटार्डेशन से या मानसिक पागलपन जिसको हम कह सकते हैं उससे कुछ रिलेटेड रही हो, तब तो ये टेस्ट कंडक्ट कराई जाएगी। फिर 5 कह रहा है कि एनी अदर कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंटर सुपरवाइजरी बोर्ड, और भी कोई ऐसी कंडीशन जिसमें कि सेंटर सुपरवाइजरी बोर्ड हमें स्पेसिफाई करे तब उस कंडीशन में। फिर इसका प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कंडक्टिंग अल्ट्रासोनोग्राफी ऑन अ प्रेग्नेंट वुमेन shall keep complete record thereof in the clinic in such a manner as may be prescribed, and any deficiency or inaccuracy found therein shall amount to contravention or provision of section 5 or section 5 or section 6 unless contrary is proved by the person conducting such ultrasonography। तो ये बेसिकली कह रहा है कि जो भी पर्सन ये अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह का जो वर्क है वो परफॉर्म कर रहे हैं वुमेन पे, सेल कीप कंप्लीट रिकॉर्ड, वो पूरा एक कंप्लीट रिकॉर्ड बनाएंगे कि वो सब जो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में जो भी चीज़ें जो भी कंडीशंस दी हैं उनको वो कंट्रावेंट नहीं कर रहे हैं, उनका वायलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक, फिर 4 क्या कह रहा है, नो पर्सन इंक्लूडिंग अ रिलेटिव और हस्बैंड ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन शैल सीक और इनकरेज द कंडक्ट ऑफ एनी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ऑन हर एक्सेप्ट फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2। तो इसमें कह रहा है कि ऐसा कोई भी पर्सन, चाहे वो उसकी फैमिली मेम्बर का हो चाहे वो उनके हस्बैंड हो, वो इनकरेज नहीं करेंगे प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट को इनकरेज नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2। मतलब जो क्लॉज 2 में जो पर्पस जो कंडीशंस स्पेसिफाई की गई हैं सिर्फ उन्हीं के उसमें उन्हीं के अंदर में हमें इस टेस्ट को परफॉर्म कराना है, उसके अलावा और कोई पे नहीं कराना है, चाहे वो उनके हस्बैंड हो या उनके फैमिली मेम्बर हो। फिर 5 कह रहा है कि नो पर्सन इंक्लूडिंग अ रिलेटिव और हस्बैंड ऑफ अ वुमेन शैल सीक और इनकरेज द कंडक्ट ऑफ एनी सेक्स सिलेक्शन। अगेन सेम चीज कही गई कि सेक्स सिलेक्शन को लेके ये कोई भी हस्बैंड या उनकी फैमिली इनकरेज नहीं करेगी कि ये पता करना है कि ये जो फीटस है वो पर्टिकुलर किस सेक्स का है, मेल है या फीमेल। फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, रिटन कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड प्रोहिबिशन ऑफ कम्युनिकेटिंग द सेक्स ऑफ फीटस। इसमें हमें उस प्रेग्नेंट वुमेन की रिटन कंसेंट चाहिए होगी। ठीक, इसमें रिटन कंसेंट ली जाएगी। वो कैसे, पहला है कि नो पर्सन रिफर टू इन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 3 शैल कंडक्ट द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। कोई भी पर्सन क्लॉज 2 में दिए हुए जो भी प्रोविजन है कराएगा, कोई भी पर्सन जो है जो क्लास 2 में दिया हुआ जो भी प्रोविजन है उसके अंतर्गत अगर वो ये टेस्ट को करा रहा है तभी कराएगा जब तक कि ही हैज़ एक्सप्लेन्ड, जब तक कि उसने एक्सप्लेन कर दिया है ऑल नोन साइड एंड इफेक्ट ऑफ सच प्रोसीजर टू द वुमेन कंसर्न। जिसका वो करने जा रहा है ना, किसी वुमेन का अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको उसको ये सारी प्रोसीजर समझा देनी होगी, इसके सारे साइड समझा देने होंगे कि ये चीज़ें परफॉर्म की जाने वाली हैं। फिर बी कह रहा है कि ही हैज़ ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म हर रिटन कंसेंट, और उस महिला के रिटन कंसेंट को भी आपको लेना होगा।
अगर उसने रिटन फॉर्म में कंसेंट अपना दे दिया है तभी आप इस टेस्ट को परफॉर्म कराएंगे, और उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में वो महिला समझ पाए। सी है कि अ कॉपी ऑफ हर रिटन कंसेंट ऑब्टेन अंडर क्लॉज बी इज गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन, और एक कॉपी जो होगी जो उसने रिटन कंसेंट दिया होगा वो उस प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड की जाएगी। फिर आता है नो पर्सन इंक्लूडिंग द पर्सन कंडक्टिंग प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेग्नेंट वुमेन concerned or her relative or any other person the sex of the fetus by word, sign or in any other manner। तो कोई भी पर्सन जिसने ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट को परफॉर्म किया है वो उस फीटस के सेक्स को नहीं बताएगा, या किसी भी वर्ड के फॉर्म में या साइन के फॉर्म में या किसी भी मैनर में उनके रिलेटिव्स को कि ये पर्टिकुलर जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है। फिर नेक्स्ट आता है section 6 determination of sex prohibited। again the same thing is there कि on and from the commencement of this act, जैसे ही एक्ट का कमेंसमेंट हो जाता है तब से ही कोई भी जेनेटिक काउंसिल हो, सेंटर हो या कोई लेबोरेटरी हो, कोई क्लिनिक हो, वो इस तरीके के टेक्निक्स को एक्वायर नहीं करेंगे कि जिससे ये पता चले कि दैट पर्टिकुलर फीटस किस सेक्स से रिलेटेड है। फिर नो पर्सन शैल कंडक्ट और कॉज टू बी कंडक्टेड बाई any prenatal diagnostic techniques including ultrasonography for the purpose of determining the sex। same thing यहाँ पे भी है कि कोई भी टेक्निक यूज नहीं की जाएगी, अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं परफॉर्म किया जाएगा ये पता करने के लिए कि ये पर्टिकुलर जो फीटस है वो किस सेक्स से रिलेटेड है। फिर सी सब क्लॉज कह रहा है कि नो पर्सन बाई शैल बाई वॉट एवर मीन्स कॉज और अलाउड टू बी कॉज सेक्शन और बिफोर आफ्टर कंसेप्शन। यहाँ पे भी कोई भी पर्सन इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा कि किसी भी मीन से किसी भी तरीके से कि ये जो सेक्स है पर्टिकुलर किस ये जो फीटस है वो किस सेक्स से रिलेटेड है, मेल है या फीमेल है। तो अभी तक हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के चैप्टर्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।